नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, तालिबान के यानी कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी भारत आ रहे हैं। टेररिस्ट गवर्नमेंट है और अभी तक भारत ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना ही भारत ने एम्बेसी खोली है। कहने को उनकी एम्बेसी यहाँ खुल गई है, लेकिन भारत का एम्बेसी अभी तक टेक्निकल एम्बेसी के नाम से चल रहा है। माउंट एवरेस्ट के रास्ते पर 1000 पर्वतारोही माउंटेनियर्स स्नो स्टॉर्म में फंस गए हैं। बहुत बुरी हालत में है। अब कितने लोगों की मौत हो चुकी है ये भी नहीं पता, कितने लोग जिंदा हैं ये भी नहीं पता है। हालात काफ़ी नाजुक हैं और इंटरनेशनल मदद मांगी जा रही है कि उनको बचाया जा सके। और इसके अलावा बिहार के इलेक्शन आज अनाउंस हो सकते हैं और साथ में वोडाफोन आइडिया का जो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन है, अप्रॉक्सीमेटली $22.5 बिलियन का से भी ज़्यादा का लोन हो चुका है सरकार का और बैंकों का, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और मकसद ये है कि ब्रिटेन के साथ कुछ समझौते सुधारने के लिए इनके कुछ पेनल्टी और इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया जाए अगर लीगैलिटी बीच में नहीं आती है तो सबसे पहले आज चलते हैं ख़ास तौर से वोडाफोन आइडिया के इस खबर की ओर कि क्या हो रहा है भाई। कि वोडाफोन आइडिया पहले कोई लोन नहीं चुका पाया था। अल्टीमेटली हालात ऐसे हो गए कि इसकी आधी हिस्सेदारी यानी आधी पार्टनरशिप इस टाइम वोडाफोन की वो भारत सरकार की है। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर करीब करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन हो चुका है और ये $22.5 बिलियन के बराबर का लोन है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वोडाफोन को डुबो दिया जाए या बैंकरप्ट घोषित किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि फिर जियो और सो कॉल्ड से क्या कहते हैं कि एयरटेल के अलावा और तो कोई प्राइवेट सेक्टर में हमारा प्लेयर बचेगा नहीं। एक बीएसएनएल है, हुआ ना हुआ एक बराबर है, हालांकि उसके काफ़ी ग्राहक हैं। लेकिन वोडाफोन को अगर रखना है तो आपको फिर कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी खुश करना पड़ेगा और ब्रिटेन, क्योंकि ये वोडाफोन ब्रिटेन का है, तो वो कुछ बात की जा रही है कि जहां उनके शायद कुछ इंटरेस्ट और कुछ जो पेनल्टीज उनके ऊपर डाली गई हैं उनको वेव कर दिया जाए। उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है 2016 के बाद किसी क्वार्टर में कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है। आज 9 साल से वो लगातार लॉस में चल रहा है और एक के बाद एक पैसा जो उसमें झोंका जा रहा था वो अभी तक वैसा का वैसा है। अब 2 लाख करोड़ कौन देगा भाई? इतना बड़ा पूरा का पूरा जो एक सम है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? अभी अपना यूके यानी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर भारत आ रहे हैं और शायद उन्होंने कहा कि भाई इस मसले को कुछ आप सॉल्व करो ताकि वोडाफोन इंडिया जो भारत में है इस टाइम ऑपरेट कर रहा है, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। एक्चुअली सरकार भी चाहती है कि जियो और एयरटेल की मोनोपोली पूरी तरह से भारत को कब्जा ना ले, तो वो चाहते हैं कि एक तीसरा प्लेयर यहाँ पर बीएसएनएल के अलावा एक रहना चाहिए प्राइवेट में, ताकि इन दोनों के ऊपर एक प्रेशर बना रहे। अब गवर्नमेंट के पास 49% की इसकी इक्विटी है और कहीं ना कहीं इस बात का अब एहसास सबको हो रहा है कि अगर माफ़ी दी जाती है तो फिर क्या वो माफ़ी के हकदार जियो और एयरटेल नहीं होंगे, या बाकी जो ग्रुप्स हैं खासतौर से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर के, क्या वो उसके हकदार नहीं होंगे? तो एक प्लेयर को आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के अगर उसको आप सर्वाइव करवाना चाहते तो दूसरा क्या करेगा? ये मुझे लगता है कि ये मुद्दे अपने आप में इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज बिहार के इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं। एक मीटिंग का तो घोषणा हो गया है इस समय, और कोशिश ये की जा रही है कि कितनी फेज़ में होगा। बीजेपी ने 2 फेज़ में इलेक्शन की मांग की है। अक्सर बिहार के इलेक्शन तो कई फेज़ के अंदर करवाए जाते हैं और ये बीजेपी को सूट करता है। देखते हैं कि हो सकता है कि जो बीजेपी ने कहा कि 2 चरणों में होना चाहिए, तो चुनाव आयोग तो बीजेपी का गुलाम है, ये तो आपको पता ही है, और बीजेपी ने कह दिया कि 2 फेज में होना चाहिए। तो ये पिछली बार 5 या 6 राउंड के अंदर इलेक्शन हुए, तो इस बार कम क्यों कर रहा है? तो बीजेपी 2 चरणों में क्यों चाहती है? पहले कम से कम 3 से 5 जो राउंड होते थे उसमें ये इलेक्शन करवाए जाते थे। अब अचानक से ये 2 राउंड की बात क्यों हो रही है? और बीजेपी ने ऐसा कहा, तो बीजेपी ने कहा तो फिर ज्ञानेश कुमार तो बात मानेंगे उनकी। अल्टीमेटली बीजेपी ने जब कह दिया, 2010 में 6 राउंड में वोटिंग हुई थी, पता नहीं क्या चक्कर है। और फिर एक बहाना बनाया जा रहा है कि नहीं, इस बार कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, नक्सलवादी जो इलाके हैं वो भी इतने अभी नक्सल फोर्सेस अभी नहीं है वहाँ पर, और मूवमेंट भी आसान हो गया है, तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। तो 120 सीटों पर एक बार कराया जा सकता है और बाकी जो बची सीटें हैं वो एक बार करा सकते हैं। 2020 में 3 चरणों में, 2015 में 6 चरणों में, 2010 में 6 चरणों के अंदर, 2005 में 4 चरणों में और 2005 के अंदर
3 चरणों में ये इलेक्शन करवाए गए थे, अब 2 में इसकी तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने कह दिया तो भैया वो होगा ही होगा। इसके बाद खबर पर आते हैं कि मुत्तकी साहब भारत आ रहे हैं, जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। भारत क्यों आना चाहते हैं, अल्टीमेटली क्या है? उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत आने की छूट दे दी है और साथ में वो कुछ और देशों की यात्रा, रशिया भी करने जा रहे हैं, कुछ और देशों की यात्रा भी वो करने जा रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि वो एक टेररिस्ट गवर्नमेंट है, यानी कि आतंकवादी सरकार है, और भारत के उसके साथ कोई भी फॉर्मल रिलेशंस नहीं है। कहने को भारत की एक टेक्निकल टीम वहाँ पर काम करती है तो एम्बेसी, लेकिन टेक्निकल टीम के नाम से वहाँ पर काम करती है। तो अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान के किसी भी मिनिस्टर की ये भारत की पहली ऑफिशियल यात्रा नहीं है। भारत ने अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन हाँ टच बना हुआ है, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ रहा है। मई 2025 के अंदर पहलगाम के बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी से फ़ोन पर बातचीत भी की थी, और जनवरी 2025 में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की थी। ये मुलाकात शायद उनकी दुबई में हुई थी। अब मुत्तकी की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है कि जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो काबुल के पास जो बागराम एयरबेस है उसको वापस लेना चाहते हैं, और इस समय मुत्तकी का आना जो है कुछ लोग मानते हैं कि बहुत अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान में चाइना का इम्पैक्ट बढ़ रहा है और रशिया ने भी तालिबान के साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप डिक्लेयर कर दिया है। तो हो सकता है कि ये एक बात हो। दूसरा, भारत के साथ रिश्तों को लेके तालिबान हमेशा से बहुत केयरफुल रहा है, और अफगान मोर्चे में बहुत कुछ हो रहा है और भारत चाहता है कि वो बिल्कुल वहाँ से निकल ना जाए, और वहाँ पर धीरे धीरे सही, लेकिन जो छोटा छोटा एक बहुत केयरफुल तालमेल की बात की जा रही है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। भारत वहाँ पे स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में, या उनकी पार्लियामेंट बनाई थी, उनके डैम्स बनाए थे, सड़कें बनाई थी, उसके अंदर भारत का योगदान रहता है। अब भारत को एहसास हो गया कि भाई अल्टीमेटली अफगानिस्तान में अगर हमको अपना प्रभाव बनाए रखना है तो फिर अब जो भी राज है हमें उससे दूरी बनाना वो संभव नहीं है। तो इसलिए भारत ने पर्दे के पीछे से काफ़ी बातचीत की है, और अब तालिबान के मंत्री का आना ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जयशंकर से तो उनकी मुलाकात होगी, ये बात तो पक्की है। अगर फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं तो फॉरेन मिनिस्टर प्रोटोकॉल के तौर पर मिलना चाहता है, लेकिन उसका संदेश क्या है? भारत आने का मतलब है कि उसको संदेश देना चाहते हैं कि भाई देखो, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कंट्री है इंडिया भी उसको धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रहा है, और ये एक्सेप्टेंस है एक किस्म की। देखो इंडिया भी एक्सेप्ट कर रहा है, रशिया ने भी किया है, चाइना ने भी किया है, तो दुनिया इस एक्सेप्टेंस को साथ में लेके चलेगी तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही एक बड़ी बुरी खबर है, एवरेस्ट के अभियान में जो 1000 माउंटेनियर्स जो थे वो पूरे रास्ते में फंस गए हैं वहाँ पर, जो ऑन द वे टू द एवरेस्ट, और 8849 मीटर की ऊंचाई है। चाइना में इसको कोमोलंगमा कहा जाता है, और सगरमाथा एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। 1000 लोग वहाँ पर फंस गए हैं, और बताया जा रहा है कि करीब करीब 4900 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर सारे के सारे रास्ते, बहुत बर्फबारी हुई है, तो सारे रास्ते जो हैं वो पूरे ख़त्म हो गए हैं वहाँ पर। तो सैकड़ों लोकल लोगों को और बचाव दल को तैनात किया गया है, इंटरनेशनल हेल्प भी मांगी गई है, और बर्फबारी का एक दौर शुरू हुआ था वो फ्राइडे की शाम को शुरू हुआ, और तिब्बत पे जो माउंट एवरेस्ट का जो ईस्ट का हिस्सा है वहाँ पर ये और तेज़ हो गया। अब 8849 8849 मीटर से ऊंची की ये है, और नेपाल में जो इस समय बाढ़ वगैरह आई है उसमें अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है, बहुत बुरा हालात है, और ऊपर से मौसम ख़राब होने से जो बर्फ़बारी हुई है उसकी वजह से सारे के सारे 1000 लोग वहाँ पे फंस गए हैं। हमारी उम्मीद है कि ये सभी ज़िंदा हैं और सब ज़िंदा वापस आए, हमारी ईश्वर से यही दुआ है उनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं, किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।